आज किसानों ने 4 घंटे के लिए भारत बंद किया। इस दौरान बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा असर नहीं दिखा, लेकिन कहीं कहीं बंद का काफी व्यापक असर दिखा। 24 विपक्षी राजनीतिक दलों ने इस बंद का समर्थन किया था। बंद के दौरान कुछ शहरों में हंगामा और आगजनी भी हुई। इधर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के समर्थकों ने खुद केजरीवाल के घर के बाहर भी किसानों के समर्थन में नारे लगाए। हम आपको दिखा रहे हैं 6 शहरों की तस्वीरें। ये आज की तस्वीरें हैं दिल्ली, राजकोट, ठाणे, कोलकाता, पटना और प्रयागराज की। अब सबकी नजरें किसानों से बातचीत पर, सरकार की बातचीत पर टिक गई हैं। अभी गृह मंत्री अमित शाह किसानों से बात कर रहे हैं। इसके बाद कल भी किसानों से बातचीत का प्रोग्राम है। और अब हम सीधे लिए चलते हैं आपको संवाददाता आसिम मनचंदा के पास और अपडेट लेते हैं कि क्या बातचीत अभी शुरू हो गई है और क्या उम्मीद है, क्या खबरें निकल कर आ रही हैं। आसिम, बताएं। देखिए मनोज जी, कल किसानों के साथ जो सरकार है उसकी छठे दौर की बातचीत जो है होनी है, लेकिन ठीक उससे पहले आज गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ किसान नेताओं के साथ बैठक जो है बुलाई है। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि 13 किसान नेता जो है इस बैठक में शामिल जो है हो रहे हैं। बैठक जो है वो 7 बजे शुरू हो चुकी है और इसके अंदर क्या निकल करके आएगा, क्या डिस्कशन रहेगा, वो भी आपको थोड़ा बड़ा बता दें। खासतौर पे कि जो सरकार है वो संशोधन करने के लिए लगातार जो है वो तैयार है। वो बात करिए कि हम संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन जो किसान है वो चाहते हैं कि सरकार जो बिल जो है वापस जो है वो ले ले, तीनों के तीनों। तो बीच का रास्ता जो है निकालने की कोशिश की जा रही है कि आपसी सहमति से कुछ के बीच का रास्ता जो निकाले। खासतौर पे कि जो किसान है वो ये मांग कर रहे हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उनकी गारंटी जो है वो दी जाए। तो सरकार उसके लिए भी तैयार है कि उनको लिखित में आश्वासन जो है दिया जाएगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो खत्म जो है वो नहीं होगा। तो अगर इस बात पर सहमति जो है बनती है और तो फिर कल आपको बैठक से पहले जो है इस तरह के संकेत मिल सकते हैं कि अब ये खत्म होने के आसार जो है नजर आ सकते हैं, क्योंकि 13 दिन जो है हो चुके हैं इस सारे किसानों के आंदोलन को और आज भारत बंद जो है वो भी देखने को मिला। हालांकि उसका जो असर था वो काफी आंशिक जो है वो रहा। कुछ शहरों के अंदर जो है उसके रुकावट जो है वो देखने को मिली। तो सरकार भी ये चाहती है कि ज्यादा लंबा जो हो ना खींचे आंदोलन, इसके जल्द से जल्द अंत जो है वो हो। और प्रधानमंत्री खुद मोदी जी खुद इसके अंदर जो है वो दखल दे चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह और जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है उनसे मुलाकात जो है वो कर चुके हैं। तो अब ये चाहते हैं कि आंदोलन जो है ज्यादा लंबा ना खींचे। अब किसान नेता जो है वो मिलने के लिए पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि अब बाहर निकल करके वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, क्या आपस में उनकी कोई सहमति बनती है या नहीं बनती है। जी, तो अब जब मुलाकात के बाद बाहर निकलेंगे तो समझ में आएगा कि भीतर क्या बात हुई। लेकिन इतना तो समझा जा सकता है कि एक जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल एक बातचीत, छठे दौर की बातचीत प्रस्तावित है। और अब किसानों के बीच क्या कुछ चल रहा है ये समझने के लिए सिंगू बॉर्डर चलते हैं। हमारे संवाददाता अमित सिंह वहां पर है। अमित, ये बताइए वहां पर क्या कुछ चल रहा है, किसान क्या स्टिपुलेट कर रहे हैं, क्या सोच कर गए हैं अमित शाह के पास? जी हाँ, बिल्कुल। राकेश टिकैत समेत जो कुल 13 किसान नेता है वो इस वक्त अमित शाह के साथ बैठक कर रहे हैं और यहाँ से भी कई किसान नेता जो हैं वो गए हुए हैं इस बैठक में। मेरे साथ यहाँ पर कई किसान यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। कुछ युवा किसान हैं, ये रोजाना पानीपत से आते हैं यहाँ पर और फिर शाम को वापस अपने घर पानीपत चले जाते हैं। ये बताइए उम्मीदें क्या है, क्योंकि बैठक चल रही है इस वक्त। आपके जो नेता हैं यहाँ से बड़े बड़े 4 नेता जो हैं वो गए हैं इस बैठक में, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद हमारी ये है कि जितने भी ये कानून बनाए गए हैं ये कृषकों के हक में नहीं है। इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाएगा और जो किसान की जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था थी उसको एज इट इज बना के रखा जाएगा। 5 बार बैठक पहले भी हो चुकी है, छठी बार कल बैठक होनी है। इससे पहले आज जो बैठक अमित शाह के साथ हो रही है वो पहले से निर्धारित नहीं थी। इस बैठक से कितनी उम्मीद है आपको? इस बैठक से हमें पूरी उम्मीद है। देखिए, क्योंकि बात ऐसा है कि किसानों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज मांगे हैं। बिल्कुल जायज मांगे हैं। पाजी, आपको कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि आप डे 1 से जब से देख रहा हूँ मैं आप लगातार यहाँ पे प्रदर्शन करें, उम्मीदें कितनी है, क्योंकि अमित शाह के साथ बैठक अभी भी चल रही है? तो उम्मीद के साथ बैठा हूँ, इतने बैठो। मैं निशान सिंह तविल कुआड़ का डिस्ट्रिक्ट तरनतार से बोल रहा हूँ, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का प्रधान हूँ। तो जितना दिन एक अपने कृषि कानून वापस नहीं लाएगा तो मोदी सरकार उन्हें सर जाएंगे। उम्मीद तो बड़ी है, तो उम्मीद बहुत है। उम्मीद बहुत है जितनी बार ये बैठक। तो मनोज, उम्मीद बहुत है। जितने भी किसान यहाँ पर हैं उनका साफ साफ ये कहना है कि जो बैठक अभी अमित शाह के साथ चल रही है उसको लेकर वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है और उम्मीद इनको बहुत ज्यादा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम आपका और अमित आपका भी। तो उम्मीदें अमित शाह से इसलिए भी हैं क्योंकि इस सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई है तो अमित शाह है। तो हो सकता है कि आज की बातचीत में
कोई ठोस नतीजा निकल पाए और कल की बातचीत जो है वो एक निर्णय या परिणाम तक पहुंच जाए। इधर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक बार फिर किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की है और बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की बात कही है। इस दौरान जावड़ेकर ने कृषि कानून के मुद्दे पर कांग्रेस को भी घेरा है। हमारे साथ हैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जी, किसानों ने बंद की कॉल की थी, लेकिन हमने देखा है कि कई जगह तमाम विपक्षी राजनीतिक दल इस बंद में शामिल हैं। किसान हमारे हैं और किसान के मन में कोई गलत फहमी है तो वो हम दूर करेंगे, लेकिन जो राजनीतिक दल है जो किसानों के आड़ में सरकार पर वार करना चाहते उनका ये पाखंड है और वो हम पर्दाफाश करेंगे उसका। पाखंड मैंने इसलिए कहा कि अरे भाई, एपीएमसी कानून में बदलाव पहले किसने लाया? शरद पवार ने, यूपीए ने 2007 में लाया, 2014 तक उसका फॉलोअप किया, 10 राज्यों ने स्वीकार भी किया, तब वो करेक्ट है। और वही एपीएमसी कानून हम केंद्र में देश भर के लिए लाए तो गलत है। तो प्रकाश जावड़ेकर जो बात कह रहे हैं शरद पवार के बारे में, उसका जवाब शरद पवार ने दिया है। इधर रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के कराड़ जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। हालांकि इस बैंक में खाता धारकों के जमा पैसे पर कोई आंच नहीं आएगी। आरबीआई ने कहा है कि बैंक के 99% डिपॉजिटर्स को पूरी रकम मिल जाएगी। आरबीआई के मुताबिक बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई के साधन नहीं है। कराड़ जनता सहकारी बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नियमों का पालन नहीं करता है, इसलिए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। और अब बात आज के बाजार की। लगातार छठे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर आज भी बाजार बंद हुआ। आज निफ्टी ने इंट्राडे में 13,400 का अहम स्तर भी पार किया। वहीं सेंसेक्स आज पहली बार 45,600 के पार बंद हुआ है। कारोबार के आखिरी आधे घंटे में बाजार ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट बंद हुआ, लेकिन आज सरकारी बैंक एक्शन में रहे। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आज 7% मजबूत हुआ, जबकि दिसंबर में अब तक ये इंडेक्स 20% चढ़ चुका है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईटी के दिग्गज शेयरों ने बाजार को संभाला। हालांकि मेटल और पावर शेयरों में हल्की मुनाफा वसूली रही। और डिजिटल स्पेस में जियो बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि वो अगले साल 5G रोल आउट के लिए पूरी तरह तैयार है। I assure you that Jio will pioneer the 5G revolution in India in the second half of 2021. It will be powered by indigenous developed network, hardware, and technology components. Jio Platforms, with its family of over 20 startup partners, has built world-class capabilities in artificial intelligence, cloud computing, big data and machine learning, Internet of Things, mixed and virtual reality cloud, and blockchain. We are creating compelling homegrown solutions in education, healthcare, agriculture, infrastructure, financial services, and new commerce. मुकेश अंबानी का यह भी मानना है कि आने वाला वक्त भारत का है और डिजिटल क्षेत्र में भारत की उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। Many leading global companies are coming to India to set up manufacturing facilities. India has developed world-class strengths in chip design. I clearly foresee India becoming a major hub for state-of-the-art semiconductor industry. When all stakeholders work together, we can surely ensure that India's success in hardware will match our success in software. Friends, we are about to step into a glorious decade of the India story, with the Digital India mission playing the role of the principal accelerator. Nothing can stop India's rise, not even COVID-19. This is our chance to create history. तो भारत के लिए इतिहास बनाने का मौका। इधर इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। नई सर्विस गाइडलाइंस से आईटी सेक्टर नई ऊंचाई छुएगा।
As the government, we are also working to unlock the full potential of the IT and telecom sector. The new other service provider guidelines will help the Indian IT service industry achieve new heights. It will boost growth of this sector even after the pandemic is long gone. This initiative will help to democratize the IT service industry and take it to the far corners of our country. और कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब अगले चरण में और निर्णायक चरण में पहुंच गई है। दुनिया में पहली बार कोरोना के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। ब्रिटेन में फाइजर ने टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इस पर ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ लंदन से जुड़े हैं संजय सूरी। संजय जी, ये बताइए, ब्रिटेन में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कैसी रही और ताजा अपडेट क्या है आपके पास? तो यहाँ ब्रिटेन में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है, यानी कि वायरस के विरुद्ध एक युद्ध आरंभ हो चुका है। सबसे पहले इंजेक्शन लगाया गया 90 साल की मार्गरेट कीनन को कॉवेंट्री शहर में। अगले हफ्ते वो 91 साल की हो जाएंगी और उनका ये कहना है कि उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत जन्म दिवस का तोहफा मिला है। साथ ही उत्तर ब्रिटेन में न्यूकासल शहर में हरी शुक्ला को इंजेक्शन लगाया गया। उनका भी कहना है कि वो बहुत प्रसन्न है और ये एक विज्ञान के लिए, साइंस के लिए तरक्की है, मानवता के लिए एक बहुत आगे बड़ा कदम उठाया गया है और इससे दुनिया को राहत मिलेगी और उसका काम अब शुरू हो चुका है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। -70 डिग्री पे वैक्सीन को रखना, साथ साथ में हजार का एक पैकेट आता है, तो उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो एक झटके में 1000 लोगों को इंजेक्शन लगाना, उनको एक जगह एकत्रित करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये काम शुरू है। यहाँ इस हॉस्पिटल में भी, ये वही हॉस्पिटल है जहाँ बोरिस जॉनसन का इलाज हुआ और यहाँ पे वैक्सीनेशन का काम अब शुरू हो चुका है। सबसे पहले बूढ़े लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए और मेडिकल स्टाफ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। और इधर भारत में भी वैक्सीन को लेकर काफी तेजी दिखाई दे रही है। वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर कल एक्सपर्ट ग्रुप की एक अहम बैठक होने वाली है। वहीं आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी ब्रीफिंग में वैक्सीन से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी हैं। इस पर ज्यादा अपडेट लेते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, ये बताइए, कोरोना वैक्सीन को लेकर कौन सी अहम बैठक किस तरीके की होने वाली है? जी, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर, क्योंकि कल जो 3 बड़ी कंपनियों के आवेदन है वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर, उस पर कोई फैसला हो सकता है। भारत सरकार की एक एक्सपर्ट कमेटी कल इस पे बैठक करेगी और जो तीनों कंपनियां हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, फाइजर और भारत बायोटेक, इन तीनों ने ही जो आवेदन किया है कि उन्हें भारत में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी जाए, उस पर उसके तमाम पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। और जो 3 क्राइटेरिया रखे गए हैं, सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी, इसके आधार पर इनमें से जो भी कंपनी सटीक उतरती है उसे इसकी इजाजत दी जाएगी। और एक बार ये कमेटी ये फैसला कर लेती है, उसके बाद फिर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को इसकी सूचना दी जाएगी और अगले 10 दिनों के अंदर डीजीसीआई इस पर अपनी मुहर लगा सकता है। उसके बाद भारत में मास वैक्सीनेशन का रास्ता साफ हो जाएगा। आंकड़ों की बात करें तो कोरोना वायरस के आंकड़ों को लेकर कुछ राहत की खबरें हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई महीनों के बाद जो दैनिक मामले आ रहे हैं, नए केसेस आ रहे हैं, वो 27,000 से कम हुए हैं। 5 महीनों के बाद 26,500 मामले दर्ज किए गए। जो रोज मरने वालों की संख्या है वो भी काफी नियंत्रण में आई है। 385 मामले आए हैं, जो कि कई महीनों के बाद इस स्तर पर पहुंचे हैं। हालांकि कुल मिला के जो आंकड़े हैं वो लगभग 97 लाख को पार कर चुके हैं, लेकिन इसमें से लगभग 94% से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। जो टोटल एक्टिव केसेस हैं वो 4 लाख से कम बने हुए हैं। एक और राहत की बात राजधानी दिल्ली से ये है कि कई महीनों के बाद जो है पॉजिटिविटी रेट काफी कम हुई है। 3.15 पॉजिटिविटी रेट दर्ज की है, जो महज 1 महीना पहले 15% से ज्यादा थी। तो यहाँ पे अलग अलग क्वार्टर्स में हम देख रहे हैं कि रिकवरी दिख रही है, राहत यहाँ पे देखने को मिल रही है। और रोहन, आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो ब्रीफिंग की उसमें वैक्सीन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो सामने आई हैं, तो आज की ब्रीफिंग में क्या क्या खास बातें बताई गई?
जी, स्वास्थ्य मंत्रालय की ब्रीफिंग में सबसे पहले तो इस बात पर संतोष जताया गया कि भारत में स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो रही है। जहां दुनिया के जो बाकी देश है वहां एक सेकेंड वेव की बात चल रही है, वहीं भारत में लगभग हर जगह स्थिति नियंत्रण में है और 27 राज्य ऐसे हैं जहां जो एक्टिव केसेस हैं वो 15,000 से कम है। तो इस तरह जो आंकड़े हैं वो लगातार सुधरते जा रहे हैं, इस बात पे संतोष जताया गया। दूसरी तरफ तैयारियों को लेकर बात हुई। कुल मिलाकर 8 वैक्सीन है जो कि भी तैयारियों के अलग अलग स्टेज पर हैं, जिस पर भारत की नजर है और उनमें से अधिकतर वैक्सीन ऐसे हैं जो कि जिन्हें दो डोज की जरूरत है और इन दोनों डोज के बीच जो है 3 से 4 हफ्ते का वक्त लगना है, ये जानकारी दी गई। इसके अलावा किसे वैक्सीन दिया जाएगा उसका फॉर्मूला भी बताया गया कि उसका फॉर्मूला भी तैयार हो चुका है। सबसे पहले तो जो हेल्थ कर्मचारी हैं उनको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, करीब 1 करोड़ ऐसे हेल्थ कर्मियों को रखा जाएगा। उसके बाद जो पुलिस कर्मचारी हैं या जो नगर निगम के कर्मचारी हैं जो एसेंशियल चीजों में लगे हुए हैं उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा। उसके बाद फिर जो 50 साल से ऊपर उम्र के लोग हैं या जिनकी ज्यादा मोर्टेलिटी है ऐसे लोगों को किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लगभग 30 करोड़ को सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीनेट करने की तैयारी की जा रही है और ये भारत का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम होने जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज को लेकर जानकारी ये दी गई कि करीब 28,000 से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज के जो स्पॉट्स हैं वो निर्धारित किए गए हैं और इसमें 85,000 से ज्यादा इक्विपमेंट है। ये काफी हैं जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसके लिए, बल्कि अगर एडिशनल जरूरत पड़े तो उसके लिए भी हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है। इस बात की पूरी जानकारी दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर है हमारे पास, लेकिन यहां हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर। और फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। केंद्र सरकार ने राज्यों से कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को राहत देने की सिफारिश की है। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक राज्यों से सिक्योरिटी डिपॉजिट खत्म करने या कम से कम घटाने की वकालत की गई है। सरकार की सिफारिश में और क्या शामिल है, पूरा अपडेट लेते हैं लक्ष्मण राय से। लक्ष्मण जी, ये बताइए क्या प्रपोज किया है केंद्र सरकार ने? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि दरअसल सरकार की कोशिश ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर या कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनके हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाए, नकदी दिया जाए। इसके लिए अलग अलग कदम तो उठाए गए हैं, लेकिन सरकार अब 2 स्तर पर कोशिश ये कर रही है कि इन सेक्टर में जो कंपनियां हैं जो कंस्ट्रक्शन का कारोबार कर रही हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कारोबार कर रही हैं, उनके लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की एक रकम होती है जो पूरे टेंडर का करीब 5 से 10% होता है। ये भारी भरकम रकम हो जाती है मोटे कॉन्ट्रैक्ट में। तो सरकार चाहती है कि इस 5 से 10% वाली जो रकम है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के, इसे घटा करके 3% कर दिया जाए। अपने स्तर पर तो केंद्र सरकार ने आदेश जारी भी कर दिया है। केंद्र सरकार की सारी कंपनियों को भी आदेश जारी किया जा चुका है। अब केंद्र सरकार ने पहल यह की है कि राज्यों को भी सिफारिश की है कि राज्य सरकार अपने विभागों को भी आदेश जारी करे, अपने विभाग के तहत आने वाली कंपनियों को भी आदेश जारी करे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जारी करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो है वो जहां भी 5 से 10% लेती हैं वो सिर्फ 3% ही ले। दूसरी राहत दी जा रही है बिड सिक्योरिटी के तौर पर। बिड सिक्योरिटी के तौर पर भी अच्छी खासी रकम जमा करनी पड़ती है, तो वो बिड सिक्योरिटी से भी मुक्ति दी जाए। सिर्फ एक डिक्लेरेशन देना पड़े कि हम इस बिड को पूरी तरह से पालन करेंगे। तो ये 2 बड़ी राहत देने की कोशिश है राज्य सरकार के स्तर पर और केंद्र सरकार ने इसकी सिफारिश भी की है। और ये राहत जो दी जाएगी अगले साल 31 दिसंबर तक ये राहत देने की सरकार कोशिश कर रही है। तो केंद्र सरकार पे तो ये राहत लगभग मिल चुकी है, अमल में आना बाकी है और राज्य सरकार में भी आपको जल्द ये राहत मिलती हुई दिख सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और रोजगार के मोर्चे पर रिकवरी के अच्छे संकेत दिख रहे हैं। कंपनियां 2021 की पहली तिमाही में यानी जनवरी से मार्च के बीच लोगों की भर्तियां करने की योजना बना रही है। मैन पावर ग्रुप ने कि एम्प्लॉयमेंट आउटलुक सर्वे के मुताबिक अगले साल की पहली तिमाही में रोजगार में 5% की ग्रोथ दिख सकती है। डिटेल लेते हैं, एक बार फिर से चलते हैं रोहन सिंह के पास। रोहन, सर्वे की हाइलाइट्स क्या है, क्या कहती है सर्वे, क्या कहता है? जी, लगभग 1500 से ज्यादा एम्प्लॉयर से बातचीत के आधार पर यह सर्वे तैयार किया गया है और जो अच्छी बात दिख रही है वो ये है कि अधिकतर एम्प्लॉयर इस बात को लेकर सकारात्मक है कि आने वाले 3 महीनों में स्थिति बेहतर होगी। आने वाले 9 महीनों में स्थिति लगभग कोविड से पहले की स्थिति में पहुंच जाएगी। एम्प्लॉयर्स से जब ये पूछा गया कि वे जॉब की स्थिति को अगले 3 महीनों में यानी कि जनवरी से मार्च के जो क्वार्टर है उसमें वो कैसे देखते हैं, तो इसमें से 8% का कहना था कि वे नई भर्तियां करेंगे, 2% का कहना था कि वे छटनी करेंगे,
55% का कहना था कि कोई वे बहुत ज्यादा खास अंतर नहीं देखते हैं पेरोल की जहां तक बात है, और 35% इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन जो खास बात है कि 65% कुल मिला के लोगों का ये कहना था कि अगले 9 महीनों में स्थिति प्री कोविड की स्थिति पर एम्प्लॉयमेंट की आ जाएगी। और जो सेक्टर्स कहा गया है सर्वे के आधार पर यहाँ सबसे ज्यादा मौके नौकरी के आएंगे, उनमें से फाइनेंस, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग जैसे सेक्टर हैं जहां नौकरियां आएंगी। और जो जनवरी से मार्च का क्वार्टर है वो काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस बीच कई कंपनियां अपनी नौकरियां लेकर आने वाली हैं। शुक्रिया रोहन। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और ऊंची हो गई है। इसकी ऊंचाई करीब 1 मीटर तक बढ़ गई है। चीन और नेपाल ने एक साझा सर्वे के बाद यह ऐलान किया है। अब इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर बताया गया है, जो कि पुरानी मान्य ऊंचाई से 86 सेंटीमीटर ज्यादा है। इससे पहले इसकी ऊंचाई 8,844.43 मीटर थी। 2017 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने की शुरुआत नेपाल ने की। 2015 में आए भूकंप के बाद इसे मापने का फैसला किया गया था, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि भूकंप का दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर असर पड़ा है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज से जुड़े रहिए।